So earlier we have discussed about flux. Interesting portion था, वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब फ्लक्स की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे रेगुलर बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया था गॉस ने। गॉस एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, पहले तो मैथमेटिशियन ही मैं कहूँगा क्योंकि गॉस जो है स्पेशली मैथ्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया था, कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा काम किया था गॉस ने, तो इसलिए उनको गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता था। स्वभाव से काफ़ी रूट थे। किसी भी नई जो है किसी इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते थे, शायद उनके इग्नोरेंस की वजह से ही कई सारे ऐसे मैथमेटिशियंस जो बहुत सारे नए आइडियाज़ के साथ आए हुए थे, उनके पेपर्स को बिना देखे ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उनमें से एक एबल भी थे, आज भी अमेरिका में एबल प्राइज मिलता है। तो दैट एबल वो उन्होंने एक रिसर्च पेपर डेवलप किया था, रिसर्च पेपर भेजा था उनके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसको उन्होंने बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। बाद के दिनों में एबल के उस रिसर्च को रिकॉग्निशन मिली, लेकिन तब तक एबल मर चुके थे, डिप्रेशन से भी और रिजेक्शन से भी, दोनों वजहों से। तो हम उनके उस एस्पेक्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे गॉस के कि नए लोगों को मौका नहीं देते थे, बल्कि हम केवल उस पर डिस्कशन करेंगे कि गॉस के जो थ्योरम्स थे, स्पेशली जो उन्होंने फिजिक्स के लिए डेवलप किया था, न केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बल्कि हाइड्रोलिक्स के लिए, यानी हाइड्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स के लिए काफ़ी कुछ काम किया था उन्होंने। इसके बारे में आप जाके जानिए और पढ़ लीजिएगा एनसाइक्लोपीडिया में और ऐसे अदर रेफरेंसेस में जो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकती हैं, वहाँ गॉस के बारे में जाके सीखिए। हम आज बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम है क्या? सबसे पहले गॉस थ्योरम के बारे में जब हम पढ़ेंगे आज, तो ये सीखेंगे। सबसे पहले फ्लक्स हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था फ्लक्स का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही PDS, दिस इज आवर फ्लक्स, यही होता है फ्लक्स, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फ्लक्स, या दूसरे शब्दों में कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना? तो फ्लक्स गॉस ने ये बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface is equal to 1 by surface is equal to 1 by epsilon time of total charge enclosed in that सरफेस। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट अगर हम कहना चाहें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो यही चीज क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं? यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं ना। यानी हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू
any closed surface is 1 by epsilon m of total charge in the surface। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका, अभी आपने कहा कि फ्लक्स को हम ये भी तो कहते हैं कि क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 1 by epsilon m of total charge in the surface। तो तीन तरह के स्टेटमेंट्स हैं, तीनों तरह से हम चाहे तो गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गॉस ने ये कहा कि टोटल फ्लक्स, इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया हमेशा क्लोज सरफेस एरिया पे अप्लाई होगा। याद रखिएगा, फ्लक्स हमेशा कितना होगा, 1 by epsilon टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। ये है, चाहे आप ऐसे लिखिए, पहला तरीका लिखने का, दूसरा तरीका चाहे आप ऐसे लिखिए। ये हो गया आपका फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by epsilon टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे ये, तो ये बताया था किसने, ये बताया था हमारे गॉस साहब ने बताया था। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए चलते, तो तीन तरह से स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, तीनों बात वही है। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया विल बी 1 by epsilon टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज। दूसरे तरीके से हम फ्लक्स को कैसे कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो कुल मिलाकर ये गॉस थ्योरम है, प्रूफ करके अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, है ना। चलिए इसको प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम को क्या प्रूफ करते हैं कि E ds इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम ऑफ Q। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस हर जगह जरूरत पड़ेगी ड्रॉ करने के लिए। गॉसियन सरफेस एक्चुअली एक इमेजिनरी सिमेट्रिकल सरफेस होता है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। गॉसियन सरफेस it is an imaginary surface around any charge object या charge body at which electric field is normal to the surface at every point। अब आप सोच रहे हैं क्या लिखवा रहे हैं, तो लिखवाने में थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन समझने में कोई बात नहीं पड़ेगी।
से जो गॉसियन सरफेस होगा, अगर 2 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो सर्कुलर होगा, 3 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल होगा। अब देखिए हर एक पॉइंट पे कहीं भी कोई भी एरिया आप इसके लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉर्मल देखिए 90 डिग्री होगी। या अगर स्मॉल एरिया लेना ds तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, नॉर्मल। कहीं भी यहाँ अगर मैंने छोटा सा एरिया ले लिया ds तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। देखिए 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको बस ये याद रखना है, कोई भी बॉडी आप ले सकते हो। अगर मान लो हम लीनियर चार्ज ले लेते हैं तो लीनियर चार्ज में सिमेट्रिक बॉडी क्या होगी, लीनियर चार्ज में सिमेट्रिक बॉडी क्या होगी, सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है अराउंड दिस लीनियर चार्ज, है ना। तो इस लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस ये हो गया। इसका तो कहीं भी ले लो, ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, दिस इज ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया, है ना, यहाँ नॉर्मल इधर थोड़ा होगा, इधर नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग द इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस, वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल ऑन द सरफेस चूज्ड। जो स्मॉल सरफेस आपने चूज किया है या जो सरफेस आपका पूरा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। मतलब आप जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहीं भी आप अगर ड्रॉ करो, छोटा सा भी एरिया कहीं भी चूज करो तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्वयं क्या होगी, नॉर्मल होगी, 90 डिग्री होगी। बस ये चीज समझनी है। आगे आपको बिल्कुल समझ लोगे सब कुछ। तो गॉसियन सरफेस हमको ड्रॉ करना आ गया। गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस सरफेस पे कहीं हम ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होगा ऑन द सरफेस, ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे। अब आगे हम गॉस थ्योरम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये एग्जाम में आ जाता है। derivation of Gauss theorem. Consider a charge Q. Charge is enclosed by sphere तो consider a charge Q is enclosed by a sphere, ठीक है, of radius ये आपका एक चार्ज Q है and it is enclosed by sphere whose radius is r, ये हो गया। अब गॉस थ्योरम कहता है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम अगर निकालें इस पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, दिस इज ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, है ना। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमको ds से नहीं लेना देना रहता, हमने बार-बार आपको समझाया है, आपको मतलब किससे है, वेक्टर ds से मतलब है। तो वेक्टर ds भी इस पे नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा और ये भी नॉर्मल होगा, ये चीज तो क्लियर है ना। ये वेक्टर ds है। तो स्फीयर ऑफ रेडियस r, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो आप जानते हैं कि चार्ज Q है और कितनी दूरी पे निकालना है, r दूरी पे निकालना है, तो इट विल बी r स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन, नाउ
अगर हम बात करें ई डॉट डी एस, ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी एस कॉस, डी एस और ई के बीच का एंगल कितना है, 0 है। यहां आप लिखोगे ई इज पैरेलल टू डी एस, ई इज पैरेलल टू डी एस, सो थीटा इज इक्वल टू 0, इसीलिए यहां थीटा की जगह हमने 0 लिखा है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3ds। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है। दिस इज द स्मॉल फ्लक्स, दिस इज द स्मॉल फ्लक्स d phi, ये है हमारा d phi। d phi इज द स्मॉल फ्लक्स थ्रू एरिया ds, ds के थ्रू जो स्मॉल फ्लक्स पैदा होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो phi होगा दैट विल बी इक्वल टू eds को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहां से कहां तक चलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो E तो आप ले लो बाहर, E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, kq/r²। नाउ सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। आप बताओ ये छोटा छोटा ds सब इकट्ठा करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा ds किसका ds मिलेगा, दिस स्फीयर का ये एरिया मिलेगा। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, आगे चलते हैं, यहां आ जाते हैं। नाउ phi इज इक्वल टू kq/r² एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, 4πr²। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और k की वैल्यू लिखेंगे। k की वैल्यू कितनी, r स्क्वायर से चले हमने r स्क्वायर कैंसिल कर दिया। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। k की वैल्यू हो गई, यहां कितना है 4π है और साथ में q, 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो आपके पास टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स जिसको हम कहते हैं eds, e डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/ε ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव। तो हमने गॉस थ्योरम प्रूव करके आपको दिखा दिया कि अगर किसी सरफेस में चार्ज q है, कोई सरफेस चार्ज q इम्पोज कर रहा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, वो कितना आएगा, q टाइम्स 1/ε0। अब कुछ कंक्लूजन्स पे चलते हैं, उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़े आसान से मैं आपसे जो बोर्ड में आया है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक की बॉडी है, ठीक है, इसमें चार्ज है +3q -2q +7q -1q। These are the charges enclosed by this surface. You have to find the total number of electric field lines, through this surface. तो आप total number of electric field lines क्या होती है, यहां आपको दिया हुआ कैलकुलेट the total number of electric field lines through the given surface। अब ऐसा देखते हुए 10 घंटे सोचने की जरूरत नहीं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या होता है, वो फ्लक्स होता है। तो यहाँ जो टोटल फ्लक्स है हमको क्या बताया गया है, हमको बताया गया है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजरती हैं वो होता है Q नेट 1 by epsilon टाइम ऑफ Q नेट। Q नेट देखिए कितना है आपका 3Q प्लस माइनस 2Q प्लस 7Q प्लस माइनस Q या 1Q है ना, ये टोटल नेट चार्ज होगा आपका 1 by epsilon नॉट। छोड़ दीजिए इसे, सॉल्व करिए 7 और 8 10 हो जाएगा और ये -3, तो आपके पास 7Q बचेगा। तो 7Q अपॉन epsilon नॉट आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। कितनी फील्ड लाइंस है, दिस मच फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यानी हमने ये भी सीख लिया, एक जनरल कंडीशन सीख लिया कि अगर इफ, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक कंक्लूजन लिख लेंगे, इफ Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn are the charges enclosed in closed surface, then total flux और total electric field lines हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, phi is equal to 1 by epsilon टाइम Q नेट, ठीक है। तो हमारे पास Q नेट यहाँ पे कितना है 1 by epsilon टाइम, ऐसा छोड़ दीजिए, कितने चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn हो गया। तो चाहे कितना हूँ चार्जेस आपके किसी क्लोज सरफेस में क्लोज्ड हैं, उसका फ्लक्स क्या होगा, नेट चार्ज का 1 by epsilon टाइम। तो ये डिस्कशन हो गया। आगे चलते हैं, एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन आता है कल बोर्ड में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू, क्वेश्चन ही मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको सॉल्व करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, अच्छे बच्चे भी कई बार मिस कर जाते हैं उस चीज़ को, तो आपको नहीं मिस करना है। फ्लक्स का मतलब ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया। क्वेश्चन ये आता है, कैलकुलेट टोटल फील्ड लाइंस, ये नहीं लिखेगा फ्लक्स, टोटल फील्ड लाइंस passing through a cube of volume 8 centimeter cube containing charge containing 3 कूलम चार्ज, ठीक है। अब आप एक घंटा सोचोगे कैसे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं सोचना है। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्यूब। क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है ना, क्यूब क्या है, क्लोज है। क्लोज सरफेस अब तो हम सीधे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू कुछ नहीं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारे पास 3 कूलम का है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 ऊपर आ जाएगा। तो कितनी लाइंस होंगी उसको सॉल्व आप कर लीजिए, इस मच लाइंस, ठीक है। यूनिट आपको लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, मतलब कितनी लाइंस जो हैं इससे पार होंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम गॉस थ्योरम का यूज करके कुछ रेगुलर बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज हम सीखेंगे, अब हम एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन हम गॉस करते हैं।
गॉस थ्योरम। तो पहला एप्लीकेशन हम जो सीखेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देते हैं? टोटल जो बच्चे हैं ऐसे जो बोला है ना वो सब है। ऐसे 50 तो होंगे वो दे देगा आपको 40 बाकी एप्लीकेशन में पहला जो होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितनी आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए स्टेप वाइज हम हमेशा चलेंगे। यहाँ लिखेंगे टू कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट at distance r from object charge। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप 2 आप क्या करेंगे, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। आप जानते हो लीनियर चार्ज है, यहाँ जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इतनी ही दूरी पे इधर भी ड्रॉ करेंगे, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा ना, इसलिए यहाँ जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे बोर्ड से। ये r दूरी पे इधर ये सिमेट्रिकल होगा। कैसा सिमेट्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल। ऐसा अब r डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, r डिस्टेंस, ठीक है। r डिस्टेंस से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे ds। ds की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना सिखाया था ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, नॉर्मली होगी और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा। अब इस कंडीशन में जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, इट विल बी सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल होगा। नाउ थर्ड, नाउ according to Gauss theorem, गॉस थ्योरम से हमने ये सीखा था कि जो फ्लक्स होगा, द फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स किसके थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds, d phi is equal to e ds this much and it is equal to 1 by epsilon time of total charge enclosed in this सिलेंडर। तो कितना चार्ज इनक्लोज है, Q। अब अगले स्टेप में क्या दिया होता है, एक्चुअली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिया क्या होगा, गिवन
लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, अगर इसकी लेंथ क्या है, इस लाइन की लेंथ l है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, q बाय l। q की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनटू l। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब उसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि आप बाहर रखो, या हमें कैलकुलेट करना है dx cos 0 होगा। cos 0 क्यों होगा आप जान रहे हो, क्योंकि बोथ आर पैरेलल, e एंड ds आर बोथ आर पैरेलल। तो इज इक्वल टू q की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, e ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। नाउ ds क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, e इनटू सब, इसको इंटीग्रेट करोगे ये क्या देगा आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई r l। तो किसकी लेंथ l है, रेडियस r, इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, l से l कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस यही स्टेप हर जगह फॉलो करना है हमें। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉडी का, ये देखना है। उसके बाद हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस पे आप स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे और वहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। अगले स्टेप में आप स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे जो गॉस थ्योरम के अनुसार मालूम है क्या होता है। आगे अप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उस सरफेस का जिसको आपने जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सीधे अप्लाई करेंगे और सीधा रिजल्ट पे आप चलेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब बात करेंगे हाँ कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगला एप्लीकेशन जो है, हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, तो ये इसका जो इंफिनिटी वाला एरिया होगा ये हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन है। और ये बोल्ड लाइन से दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन हमको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ठीक है। कंसीडर an infinite long sheet इनफाइनाइट लॉन्ग शीट टोटल एरिया इसका कितना है, ए निकाला नहीं जा सकता है लेकिन लगभग ये मान लेते हैं हम, टोटल एरिया इसका क्या है, ए। ये चीज हो गई। अब हमें जब देखो ऐसे समझो कि ये आप समझो एक शीट में, ये मान लो कागज का एक टुकड़ा है, तो एक शीट में दो सरफेस होती है, एक सामने वाली और एक ये पीछे वाली, ठीक है, याद रखना दो सरफेसेस होंगी,
एक चद्दर के दो साइड, मेरी हथेली आप देखो, यही सरफेस है इसका, ये भी एक सिरा, एक सामने वाला सरफेस है सतह और एक पीछे वाला सतह, ये यानी एक पेज के दो सतहें होती हैं। यही चीज अपने दिमाग में आपको लेके चलना है। इसकी भी दो सतहें हैं, एक आपको सामने दिख रहा है और एक पीछे है। अब इतना अगर आपने अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया तो इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी सरफेस है ना, तो चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी q by a। इट मींस q इज इक्वल टू हमको सिग्मा a से काम चलाना है। चलो इसको इस बार प्रश्न अब देखो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है लेकिन हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और छोटे छोटे हिस्से हम कोशिश करें किसी सिमेट्रिकल फॉर्म में बांटने। मान लो हमने क्या किया, कंसीडर स्मॉल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। एक स्मॉल गॉसियन सिलेंडर, देखो पीछे वाले सरफेस में ये है, ये डॉटेड वाला जो है ये मतलब मेरे हथेली का पिछला हिस्सा है, ये डॉटेड इसीलिए दिखा रहा हूं कि दिख नहीं रहा है। ये ऐसे आया यहाँ, ठीक, और यहाँ पे ये क्या हुआ, उस पार वाला हिस्सा है, यानी जब मैं इधर जाऊंगा तो ये वाला मैं दिखा रहा हूं बोल्ड लाइन से। अच्छा इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला बोल्ड लाइन से दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपके सामने वाला हिस्सा है और ये वाला उस साइड वाला हिस्सा है। इसका एरिया जो है, इसका एरिया है डीए या डीएस मान लो, जो मानते हो आप, तो ये भी डीएस होगा, है ना। देखो कागज पे हमने सिलेंडर का निर्माण किया, कंसीडर स्मॉल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, और पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, इस तरीके से होगी, इसी तरीके से इधर की बात करें तो इधर होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये जो एरिया ds है जो हमने लिया है, दिस इज स्मॉल एरिया ds, तो ds को आप खुद सोचो, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर ds जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, हम दोनों पैरेलल है। इसी तरह इधर देख लो, इधर अगर ds, अगर वेक्टर ds हम लेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आओ, यहाँ अंदर कर्व सरफेस, ये देखो तीन भागों हमने बांटा, एंड्स, दो एंड्स हैं और एक ये वाला एरिया देखो, ये कर्व सरफेस, दिस इज कर्व सरफेस। कर्व सरफेस पे कोई भी एरिया ले लो, ऐसे ही तो हो गया एरिया। ये अगर ds आप ले रहे हो, इसका वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगा, चाहे आप इधर है चाहे इधर है, दोनों ही केसेस में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या एंगल बन रहा है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से, क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। चाहे यहाँ लेके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है ना, चाहे इधर वाला देख लो, दोनों ही केसेस में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस एरिया, तो देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व सरफेस, ये समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं, कर्व सरफेस इन फ्लक्स देखिए कितना होगा, E ds, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, E ds यही होगा ना। अब यहां देखो E ds cos थीटा कितना है, इसमें 90 डिग्री। तो इस
स्मॉल पोर्शन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। जब स्मॉल पोर्शन का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में कितना है 0, तो टोटल फ्लक्स कर्व सरफेस का कितना होगा 0 होगा। तो यही चीज हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। स्मॉल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ये हमने कंसीडर किया है, कंसीडर स्मॉल गॉसियन सरफेस। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्व सरफेस इन फ्लक्स कितना होगा 0। इस कर्व सरफेस का, ये जो कर्व सरफेस है आपका, इसका कोई योगदान इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं है, केवल इन एंड्स का होगा। नाउ अगला स्टेप जो हम लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं। नाउ फ्लक्स ड्यू टू टू एंड्स कितना होगा, टू एंड्स हैं यानी 2 EDS और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अभी इसको देख लेते हैं। सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू आप यहां से निकालो फ्रॉम फर्स्ट। Q की वैल्यू आपने क्या रखी है, ये भी सॉल्व भी कर लेते हैं। DS दोनों सेम डायरेक्शन में, E और DS पैरेलल है, यहां क्या हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू Q की जगह हम कितना रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा रब कर लेते हैं इस साइड से, यहाँ चलो बना कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 2 EDS cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, अच्छा ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये इंटीग्रेट करने वाली चीज रह गई है। चलो ये बाहर ले आते हैं थोड़ा, ठीक है। दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS। तो ऐसे छोटे छोटे DS, जो ये DS कहाँ है एक्चुअली हमने सरफेस से बाहर दिखाया है, इसलिए कि आपको पता चले कि ये इस एंड में है पीछे और ये है आगे, इसी सरफेस के दोनों हिस्से हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हिस्से जब जोड़ोगे तो कितना सरफेस बनेगा, 2 सरफेस बनेगा। एक सरफेस का एरिया ये है, तो 2 सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 सरफेस एरिया मिलेगा। 2E और DS इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एक सरफेस का एरिया, ये 2 सरफेस का एरिया is equal to how much, sigma into A upon epsilon naught। ये कैंसिल हो जाएगा, A से A, और E is equal to आपको क्या मिल जाएगा, sigma upon 2 epsilon naught। तो किसी इनफाइनाइट चार्ज के अलावा किसी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट या किसी भी लॉन्ग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे इस पे कंक्लूजन्स भी हमें सीखने हैं, तो वो हम देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे कंक्लूजन्स इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।